लेकिन उमेश यादव जी, अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि भाई आपने जैसे वापस आके बैटिंग में एक आधा छक्का चुक्का मारा, सबको मजा आया, बड़ा अच्छा सा लगा। तो अगर आप बॉलिंग में भी ऐसे कोई कारनामे करके दिखा दे तो मजा ही आ जाए। लेकिन इसी बीच चलते हैं मोए मोए फील्डर ऑफ द मैच की तरफ, विजय शंकर साहब। भाई विजय शंकर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए पहली बात, क्योंकि विजय शंकर एक तो 3D खिलाड़ी हैं, ना बैटिंग ढंग की करते, ना बॉलिंग ढंग की करते और ना फील्डिंग ढंग की करते। देखिए दिक्कत ये है कि वो 3D खिलाड़ी हैं। हाँ। जब वो फील्डिंग करने जाते तो उनके पास नॉर्मल चश्मे थे, 3D चश्मे थे ही नहीं, तो बॉल उनको 2D में दिख रहा था जबकि 3D में दिखना चाहिए। लेकिन आज हमने विजय शंकर को फील्डर, मोए मोए फील्डर ऑफ द डे इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने आज एक नहीं 2 बार जबरदस्त मिस फील्डिंग करी। एक ऐसी मिस फील्डिंग जिसमें इन्होंने डेविड मिलर को कैच नहीं पकड़ने दिया और बैट्समैन ने भाग के 4 रन ले लिए, और दूसरी बार इन्होंने फिर एक जबरदस्त मिस फील्डिंग करी। तो आज इन्होंने काफी नाम कमाया और आपको पता ही है रन भी इन्होंने 12 बॉलों में 12 रन बनाए। लेकिन इस सेगमेंट के बाद अब चलते हैं कि जो हमारे जो दर्शक हैं वो क्या क्या कमेंट्स भेज रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि द क्रिकेट शो में इस बार फैंस बनेंगे एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स तो यहां पर फैंस की तरह ही बात करते हैं। तो क्या बोलती पब्लिक, कप्तानी के कारण गिल दबाव में चल रहे हैं, गुजरात को जिताना है तो किसी और को कप्तान बना दो। गौतम सिंह ये बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि गौतम सिंह ने जो ये बात कही है, भाई शुभमन गिल यंग प्लेयर है, अभी 2 ही मैच हुए हैं गौतम भाई, 2 मैच के बाद अगर ये कहना कि शुभमन गिल पर कप्तानी का दबाव है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार। रन जब इतने लग जाते हैं मेरे ख्याल से दबाव किसी भी कप्तान पे आ ही जाता है, और अभी ताजे ताजे कप्तान बने हैं। मैं तो ये कहता हूं पिछला मैच जिस तरीके से जिताकर लेके गए थे गुजरात को, आखिर के 6-7 ओवर के अंदर जो पूरा मैच समेट लिया था, जिस तरीके से इनपुट्स भी मिल रहे थे लगातार। नेहरा साहब की आदत है कि वो अपने जो मैसेज है वो भेजते रहते, लेकिन मैं यही कहने वाला था, मैं कह रहा था क्यों उन पर कप्तानी का दबाव होगा, असली कप्तान तो नेहरा भाई हैं। भाई ये तो हार्दिक भाई ने भी बता दिया था कि जब उन्होंने बताया कि मैं तो कैप्टेंसी में बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मेरे को नया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मुझे बॉलर्स का जो होता है ना कि कितने बॉल हो गए, कितने ओवर हो गए, किसको अब कितना देना है, उनको वो भी याद नहीं रहता था। तो ऐसे में सीधे ड्रेसिंग रूम से जो नेहरा साहब थे वही पूरा गेम कंट्रोल कर रहे थे, जस्ट लाइक अ फुटबॉल मैनेजर कंट्रोल कर रहा है भाई। लेकिन शुभमन गिल आज बैटिंग में बिल्कुल नहीं चल पाए, सिर्फ 8 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ा सा तो मतलब अभी टाइम देना चाहिए कप्तानी के लिए। अभी एकदम से हम इनके बारे में, बहुत छोटा सैंपल साइज है, इतनी जल्दी हम डिसीजन ना ले। और आज का जो मैच था वो 2 यंग कप्तानों के बीच भी था, ऋतुराज गायकवाड़, जिनको कुछ टाइम पहले ही पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी नहीं करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, और शुभमन गिल को भी बहुत आखिर में पता चला कि वो हार्दिक पांड्या कप्तानी नहीं करेंगे गुजरात की, और वो मुंबई इंडियंस। ये तो रोहित शर्मा को भी बहुत बाद में पता चला कि वो ना सिर्फ गुजरात की कप्तानी नहीं करेंगे लेकिन वो मुंबई की कप्तानी करेंगे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे जो कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो कप्तानी करने आए, आज इन्होंने 46 रन बनाए 36 बॉलों में। बहुत तेज शुरुआत तो नहीं दे पाए, लेकिन एक सदी हुई शुरुआत, क्योंकि दूसरी तरफ से रचिन रविंद्रा आग उगल रहे थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने भी आज 5 बढ़िया चौके, 1 छक्का, 127.77 के स्ट्राइक रेट के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने आज भी अपनी बैटिंग से छाप छोड़ी है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी साहब ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी क्यों दी? जस्ट फॉर फन? नहीं, जस्ट फॉर फन नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज हैज 7 letters, गायकवाड़ हैज 7 letters, 7 MS धोनी, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। तो भाई वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी जो भी करेंगे अच्छा ही करते हैं, और ऐसा सा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी जो डिसीजन होता है वो खराब नहीं जाता, सही ही जाता है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ऐसी टीम बना ली है जो शायद 2024 के ना सिर्फ प्लेऑफ बल्कि ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट जीतने की भी सबसे बड़े कंटेंडर वो बन सकते हैं यार यहां पे। लेकिन एक आपने जैसे पूरी टीम की बात करी है, आज मौका मिला हमें देखने का कि समीर रिजवी, जिसके पीछे इतना पैसा लगाया गया ऑक्शन के अंदर, जब सारे लोग सोच रहे थे कि इतना पैसा इनके ऊपर क्यों डाल दिया, और रचिन रविंद्र मात्र 2.25 करोड़ के अंदर इनके पास आ गए हैं, तो आज आपको पता चला कि उन्होंने आते ही क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। 6 बॉलों में जो उन्होंने 14 रन बनाए, कमाल थे। 233 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, 2 छक्के मारे उन्होंने आते ही। एग्जैक्टली इसी पॉइंट के लिए, इसी काम के लिए उनको इस टीम के अंदर रखा हुआ था समीर रिजवी को।
बहुत लोग डोमेस्टिक में ये कहते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर में जब आते हैं तो इनको राइट हैंडेड रहना भी कहते हैं। तो यही अपनी इमेज इनको कैरी फॉरवर्ड करके ये इस टीम के अंदर आए थे और इन्होंने बता दिया कि जब ये फिनिश करने आएंगे तो इसी तरीके से ताबड़तोड़ खेल सकते हैं। और आज भले ही जल्दी आउट हो गए हो, लेकिन आगे अगर मौका मिले थोड़ा लंबा खेलने का। समीर रिजवी आज आए तो बहुत कम बॉल बची थी और ऐसा लग रहा था ग्राउंड के पास, ऐसा लग रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी खुद बैटिंग करने आएंगे। राशिद खान का ओवर चल रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी माही भाई ने भेजा वहां पर, वो बस अपने पैड उतारते रह गए आखिर में, बस यही विजुअल आए थे। उन्होंने समीर रिजवी को भेजा, समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स से बैटिंग करने भेजा और समीर रिजवी ने अपने आईपीएल डेब्यू पर सामने राशिद खान जैसा बॉलर पहली बॉल पर जो जबरदस्त छक्का लगाया वो देखने लायक है और मुझे लगता है कि कई हाइलाइट्स में वो रहेगा। और ये सिर्फ 6 बॉलों में 14 रन नहीं है अभिषेक, ये 6 बॉलों में वो जो 2 छक्के हैं, 2 छक्के जो राशिद खान जैसे बॉलर पर लगे हैं, वो एक तरीके से ये इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि वो उनका विजिटिंग कार्ड है कि भाई टैलेंट तो मेरे में है, अब मैं दिखाता हूं धोनी भाई के अंडर के टैलेंट किसे कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये चेन्नई वाले अपने कौन से लोग भेज रहे हैं, ऐसे कौन से इनके लोग हैं जो ढूंढ के लाते हैं ऐसे लोगों को, जो राशिद खान जो 4 ओवर के अंदर 2 विकेट और 49 रन खा गए थे, जिन्होंने छक्के खाए समीर रिजवी से, ये ऐसे प्लेयर्स ढूंढ के कहां से ला रहे हैं? क्योंकि बाकी टीम्स भी तो अपने अपने लोग भेजती है ना ढूंढने के लिए कि चलो भाई हम इनको स्काउट करेंगे, हम इनसे यहाँ कैंप्स लगाएंगे, ये करेंगे। बाकी टीमों पे ऐसा क्या नहीं है जो सीएसके लेके बैठी है? देखिए सीएसके के पास मेरे ख्याल से जो उनका जो टीम एनवायरनमेंट है और जो बाकी लोग भी बात करते हैं, जिस तरीके से सीएसके बहुत ही सिंपल अप्रोच रखती है यार। और अगर आप उनकी बैटिंग को देखोगे, बार बार हम इस तरीके की बात करते हैं कि अजिंक्य रहाणे, जिनको सिर्फ टेस्ट मैच लायक बैट्समैन समझा जाता था कुछ साल पहले तक, उनको वो टीम में लेकर आते हैं। ऐसा क्या किया जाता है चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के साथ? तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स चीजों को इतना सिंपल बना देती है, हर प्लेयर को बताती है कि उससे क्या उम्मीदें हैं, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती, और वही देखने को मिल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ हो या रचिन रविंद्रा हो, और उन्होंने भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रखा है। देखिए जब बाहर से भी आपको प्लेयर चाहिए होते हैं, उन्होंने मार्क कर रखा है या तो श्रीलंका है, नजदीक पड़ता है, या फिर न्यूजीलैंड है, क्योंकि कोच साहब वहीं के हैं। बिल्कुल, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। और आपने न्यूजीलैंड की बात करी तो रचिन रविंद्र की भी बात कर लेते हैं। रचिन रविंद्र ने आज 46 रन बनाए, 20 बॉल पे 6 चौके 3 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट। और ये सिर्फ 46 रन नहीं है अभिषेक, रचिन रविंद्र 46 रन पर होने के बाद वो 50 के लिए, अपनी पर्सनल 50 के लिए नहीं खेले, एक और लंबा शॉट लगाते हुए वो आउट हुए। और वो एक अप्रोच दिखाता है रचिन रविंद्र की, वो एक अप्रोच दिखाता है चेन्नई सुपर किंग्स की, कि आपसे उम्मीद की जाती है कि जो आपको रोल दिया गया है आप उस तरीके से खेलिए, आप अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए मत खेलिए। भले ही आप यंग खिलाड़ी हो, आधे लोग ये भी कह सकते हैं कि यार यंग खिलाड़ी है, अगर ये अपनी 50 बनाता तो इसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन शायद चेन्नई सुपर किंग्स का सोचना है कि 20 बॉलों में 46 मेरे ख्याल से एक 50 बॉल 50 या 40 बॉल 50 से बहुत बड़ी चीज है। और कॉन्फिडेंस जिस तरीके से देते हैं अजिंक्य रहाणे को भी, ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर में ही उनको बुला के रखते हैं। चाहे आप कितना भी कह लो कि ये तो बाद में आने चाहिए, इनको टो क्यों कर रही है ये टीम, लेकिन वही बात है कि अपने प्लेयर्स को जब ईयरमार्क इन्होंने कर लिया है तो वो पर्टिकुलर रोल वही प्लेयर निभाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि यार अगर बैटिंग में अच्छा नहीं हुआ है, तो जिस तरीके का ऑडिशन क्या है, इनफैक्ट पहले भी आपने अगर देखा होगा, अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के लिए भी जबरदस्त फील्डिंग करते आए हैं। आज भी उन्होंने वही एग्जैक्टली अपना फील्डिंग का भी प्रदर्शन दिखाया, कमाल की कैच पकड़ी एक, और उस पॉइंट पे लग रहा था भाई ये आदमी भी तो थोड़ा बुजुर्ग सा ही है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था। डैरिल मिचेल को हम जहां पर सोच रहे थे कि ऑलराउंडर्स की आईपीएल के अंदर कोई जगह नहीं है, आप अचानक से देखते हो कि डैरिल मिचेल को आप बैटिंग करते हुए भी देखते हो, आप बॉलिंग करते हुए देखते हो। अगर आप यहां पे देखो 24 रन उन्होंने बनाए थे 20 बॉलों के अंदर। लेकिन ये सारी बातें कंप्लीट नहीं हो सकती शिवम दुबे के कंट्रीब्यूशन के बिना, क्योंकि शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं, आज के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं शिवम दुबे, जिन्होंने 23 बॉलों पर 51 रन बनाए, 2 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट देख लीजिए इनका 221.73 का। और सबसे बढ़िया बात यह है अभिषेक कि लगातार दूसरे मैच में शिवम दुबे ने मैच को लगभग, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के 20 ओवर तक लगभग वो फिनिशिंग लाइन तक लेकर गए। इसमें एक बात और भी अच्छी है, यहाँ पे अगर हम नोट करें, हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि शॉर्ट बॉल कई प्लेयर्स के लिए मुसीबत है, उनके लिए प्रॉब्लम साबित होती है। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि जब एक ओवर में दो बाउंसर अलाउ किए गए हैं आईपीएल में,
तो दिक्कत होगी और शिवम दुबे जैसे प्लेयर को दिक्कत हो सकती है, लेकिन शिवम दुबे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। स्क्रीन पर अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स दिखा रहे हैं, आज बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, कुछ 12 बॉल में 12 रन ही बना पाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी जिस क्लैरिटी के साथ वन डाउन, जिस टीम के पास इतने बड़े बड़े हिटर्स हो, वो अजिंक्य रहाणे को फिर भी प्रमोट कर रहे हो अपने वन डाउन आने के लिए। तो उनका जो गेम प्लान है वो कंप्लीटली क्लियर है। लेकिन अभिषेक अभी ले चलते हैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाने के लिए, क्योंकि अभी मैच थोड़े से ही हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल की ये जो रेस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर मैच के बाद ये जो पॉइंट्स टेबल की जो शक्ल है वो बदलती रहेगी, और अभी इस पॉइंट्स टेबल को टॉप कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स। यार मैं नहीं खेल रहा यार, ये चेन्नई सुपर किंग के हर बार ही टेबल टॉप पे बैठे रहते हैं, कोई किसी और को तो मौका दो, हमें भी तो लगे कि कुछ अलग कर रहे हैं इस बार। अगर ये महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट सीजन है तो मुझे लगता है कि सभी क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि सीएसके ना सिर्फ टॉप पर रहे बल्कि सीएसके 2024 की ट्रॉफी भी जीते। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती जो टूर्नामेंट हुआ है वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर चल रही है और लखनऊ सुपर जायंट्स लास्ट स्पॉट पर है। अभी एक ही मैच हुआ है, थोड़ा लेकिन काफी और आगे बुरी तरीके से हारे हैं, तो जो नेट रन रेट है वो काफी खराब है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने जैसा कहा 14 मैच टोटल खेलने हैं, तो वहां पर ये जो पॉइंट्स टेबल है ये बदलती रहेगी। नेट रन रेट यहाँ पे जीटी का भी बहुत खराब हो गया है, आप खाली नंबर 10 पे मत देखिए, -1.4 का चल रहा है वहां पे, फिर भी लखनऊ जो टेबल के बिल्कुल बॉटम में बैठी है -1 ही लेकर बैठी हुई है। बाकी आपको दिखाते हैं कि आप जो कॉमेंट कर रहे हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर, क्या बोलती पब्लिक हमारी सारी चीजों के ऊपर। भाई मिराज शेख क्या कह रहे हैं? मिराज शेख कह रहे हैं कि तारा भाई, सितारा भाई, टॉस जीतकर फील्डिंग लेना गलत था। मिराज शेख कह रहे हैं कि यहां पर जो इस पिच पर जो टॉस जीतकर जो फील्डिंग ली वो शायद गुजरात टाइटंस को भारी पड़ गई। मुझे ऐसा लगता है मिराज भाई, ये ड्यू का ही उन्होंने फैक्टर सोचा होगा कि आखिर में अगर आएंगे तो बैटिंग आसान हो जाएगी, बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में वो ड्यू से बेचारे मतलब बिल्कुल परेशान हो चुके थे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो यहां पर था कि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किला है, और चाहे वो बैटिंग पहले करते या बाद में करते, मुझे लगता है कि जिस तरीके की आज की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, जिस तरीके से आज की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, आज बिल्कुल भी मैचअप ही नहीं लगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरीके से धोया। लेकिन कल के मैच में क्या होने वाला है? ये बात में भी थोड़ा सा हैरत हूं मैं थोड़ा सा कि भैया ये लोग हमें तारा और सितारा यहाँ पर भी कह रहे हैं। अभी तक हमारे एक तो प्रोड्यूसर साहब हमारे नाम यहाँ पर नहीं डालते, लोग अभी भी हमें तारा और सितारा भाई कह रहे हैं, पर थैंक यू सो मच हमें प्यार देने के लिए। चलते हैं कि अब कल आईपीएल में क्या होने वाला है, कल किसके बीच मैच है। ओहो, दो बड़ी टीमें जो अपना लगभग जीता हुआ मैच हार गई। पहला सनराइजर्स हैदराबाद, जो ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने वाली है, ऐसा लग रहा था कि लास्ट ओवर में ये जीत जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला है मुंबई इंडियंस के साथ। लेकिन चैन भाई अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि ये जो मुंबई इंडियंस के ऊपर अभी भी हार्दिक पांड्या की जो शक्ल दिखा रहे हैं, इससे अच्छा तो वो डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स हैं जो अभी भी विराट की टीम को विराट की शक्ल से दिखा रहे हैं, और रोहित की टीम को रोहित की शक्ल से दिखा रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि कैप्टन कौन है। लेकिन हमें चाहिए कमेंट्स में आप बता दीजिए कि जब ये मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी? बाकी द क्रिकेट शो पर हम कल फिर आएंगे मैच के बाद, तो जैसे ही मैच खत्म हो जी न्यूज लगाना मत भूलिए, क्योंकि द क्रिकेट शो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चटपटी बातें पूरे मैच की लेकर आएगा यहीं पर। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं वो अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज।